Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new class of second year. In biology, we are going to start chapter number 1, that may also called 12th chapter, contain the name of homeostasis. In this chapter, we will discuss about the maintenance of internal homeostasis with the change in the external environment of organisms. So let's start and know what is homeostasis and how our body maintain it. For this purpose, this book contain chapter number 15 with the name of homeostasis. Each organism of species has assumed in evolutionary history a specific setup of internal environment at various levels of organization suitable to its surrounding either external environment. इस दुनिया में मौजूद हर जानदार ये कोशिश करता है कि उसकी बॉडी के इनसाइड जो कंडीशंस हैं, जो सेटअप है, उसको एक मखसूस लेवल पे माइनर चेंजेस के साथ एडजस्ट कर दिया जाए बाहर के माहौल के साथ, क्योंकि बाहर का माहौल तब्दील होता रहता है और हम इस बात के या कोई भी जानदार इस बात का मुतहम्मिल नहीं होता कि जितनी तेज़ी के साथ चेंजेस बाहर के माहौल के अंदर आती हैं, उतनी तेज़ी के साथ जो चेंजेस हैं वो बॉडी के इनसाइड भी आ सकें। सो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए जानदार अपनी बॉडी के कंडीशंस को नैरो रेंज में मैनेज कर लेते हैं, जिन थोड़ी सी तब्दीली वाली चेंजेस के साथ जानदार अपने अंदर के माहौल को बाहर के माहौल के निस्बत ज़्यादा स्टेबल रखते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स of fluctuations in external environment is termed as homeostasis. बॉडी के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल से बचाने के लिए जो एक लिमिटेड तब्दीलियों वाली कंडीशंस को एडजस्ट किया जाता है, उनको होम्योस्टेसिस कहते हैं। मतलब बात सिंपल ये है कि बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको हम मेंटेन कर लेते हैं एक लिमिट के साथ, ताकि बाहर का जो माहौल है उसकी तब्दीलियों के साथ हमारी बॉडी ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो। द होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन narrow range with various control systems compared to wide external fluctuations. मैंने पहले भी जिक्र किया कि बाहर तब्दीलियां जो हैं वो अचानक होती हैं और शदीद होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस की वजह से तब्दीली होती तो है ज़रूर, लेकिन उनकी रेंज लिमिटेड हो जाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर 37 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो हमारी बॉडी में पानी का टेम्परेचर 37 से 38,
37 पॉइंट समथिंग ही होगा। ये वो एक मेंटेन्ड कंडीशन है जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को काम करने से मना नहीं करती। अगर हमारी बॉडी के अंदर भी वही चेंजेस आएँ, उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी ही ज़्यादा तब्दीली जो बाहर के माहौल के अंदर आती है, तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम करना छोड़ दें और कंडीशन जो है वो फैटल हो और सर्वाइवल मुमकिन ना हो। हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हम मेंटेन करते हैं, जिनका मेंटेन करना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, उनमें वाटर, सोल्यूट्स और टेम्परेचर शामिल हैं। ये 3 चीज़ें जिनका बॉडी के अंदर एक लिमिटेड रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है, उनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दीज आर वाटर, सोल्यूट एंड टेम्परेचर। और इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स भी मौजूद हैं या दूसरे जानदारों के अंदर जो बॉडी में पैदा होने वाले जो वेस्ट मैटर्स हैं, जो ख़तरनाक मादे हैं, बॉडी उनको पैदा करती है या मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में जो पैदा होते हैं, उनको बॉडी से निकालने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पेश आती है। तो इसका मतलब है अगर बॉडी के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी एक्सेस में हो जाए या स्कैरसिटी कंडीशन हो जाए, ना होने के बराबर हो, तब भी हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। इसी तरह से बॉडी के अंदर साल्ट को, सोल्यूट को मेंटेन करना, सोल्यूट को बॉडी में रिटेन रखने के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए भी पानी की ज़रूरत पेश आती है। बॉडी के अंदर वाटर को गेन करना और बॉडी से लॉस करना, यानी कि यूँ कह लीजिए कि मेंटेन करना वाटर को, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस की एक टाइप जिसमें हम वाटर को मेंटेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज़्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि बॉडी में पानी के साथ जो वेस्ट मैटर है उनको भी हमने ठिकाने लगाना है, बॉडी से एलिमिनेट करना है। उनका एलिमिनेट करना, बॉडी से ख़ारिज करना एक्सक्रीशन कहलाता है। जबकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर टॉलरेबल रेंज में रखना, काबिल बर्दाश्त हालत में रखना, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो हमारी बॉडी में 3 ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम पानी को, सोल्यूट को और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उन सिस्टम्स को, उन मैकेनिज़म्स को हम ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये बात याद रहे कि होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which compels the adaptations in the constant changing conditions and contribute in the evolutionary process. Evolution एक ऐसा बेसिक अमल है जिसके ज़रिए वक़्त गुज़रने के साथ साथ जानदार अपनी बॉडी में, अपनी शेप में, अपनी अडाप्टेशंस में तब्दीली लेके आते हैं। और इनके पीछे भी जो बुनियादी फैक्टर है वो होम्योस्टेसिस ही है। अगर बाहर का माहौल तब्दील कर दिया जाए तो जानदार डेफिनेटली अपने आप को सर्वाइवल कंडीशन में रखने के लिए मेहनत करेगा, और होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन कर पाएगा तब ही सर्वाइव करेगा। इसी तरह से जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, सोल्यूट है, टेम्परेचर है, उसको मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से जब हम एक बॉडी की बात करते हैं तो उस बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, यहाँ तक के सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर, उनके राउंड अबाउट में जो चीज़ों की फ्लक्चुएशन है, वाटर है, टेम्परेचर है, वेस्ट मैटर है, उनकी फ्लक्चुएशन को भी एक नैरो रेंज में ही रखना पड़ता है।
किसी भी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर उसके न्यूक्लियस तक, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होगा वो इंट्रासेलुलर और उससे बाहर जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में या सेल्स के बाहर मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, फूड कंपोनेंट्स या दूसरे जो हैं वो एक नॉर्मल लिमिट तक रखने ज़रूरी हैं। होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट एज चेंजेस मेंटेन्ड विदिन द स्पेसिफिक रेंज आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। इस बात का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम बॉडी के इंटरनल मामलात को फ़िक्स कर दें, फ़िक्स नहीं हो सकते। मैंने ज़िक्र किया कि एक नॉर्मल रेंज तक फ्लक्चुएशन ज़रूरी होती है, थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। तो इसका मतलब है द होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन विद द नैरो रेंज। थोड़ी सी तब्दीली के साथ बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है। मिसाल के तौर पर वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रीमेंडसली का मतलब होता है ख़तरनाक तरीके से, फॉर द ऑर्गेनिजम्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम abundant supply to almost dry conditions. However, the quantity of water in the body internal environment may vary in response to abundant supply and dry conditions, but in narrow range. बाहर अगर फ्लड ऑफ वाटर हो तो भी बॉडी के अंदर वही पानी की अमाउंट होगी जो रिक्वायर्ड है नॉर्मल फ्लक्चुएशन के साथ। बाहर अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी ना होने के साथ भी बॉडी के अंदर वाटर की वही अमाउंट होगी, वही कंसंट्रेशन होगी जो बॉडी को रिक्वायर्ड है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल जो है वो रेंज के साथ। तो इसका मतलब है इस बात का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारी जो बॉडी है वो फ़िक्स कर लेती है अपनी कंडीशंस को। तो हर बॉडी के अंदर इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है, जिस सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। द कंट्रोल सिस्टम इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशंस, इंटरनल वाटर, इंटरनल टेम्परेचर एंड इंटरनल मेटाबोलाइट्स इन अ नैरो रेंज। फर्दर मोस्ट adaptations to lower level of range in dry conditions and to higher level of range abundant supply of water is a good for organisms to feel normal with an internal fluctuation forced by drastic external fluctuation। ये बात भी अपनी जगह पे अहम है कि जो ड्राई कंडीशंस हैं या पानी की बहुत ज़्यादा सप्लाई है वो एनिमल को फैसिलिटेट करती हैं अपनी बॉडी के इंटरनल मामलात को सेट करने के लिए। अगर बॉडी के अंदर वाटर जो है वो कम होता जा रहा है तो बाहर पानी का होना इस बात की नवीद है कि बॉडी के इनसाइड वाटर की क्वांटिटी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो इसलिए बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सेंटर है जो नोट करता है, जो ये जानता है कि कितना ज़्यादा वाटर, कितना ज़्यादा टेम्परेचर, कितने ज़्यादा मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बॉडी में रिटेन रखने हैं और कितने ज़्यादा बॉडी से कितने अमाउंट में बॉडी से एक्सक्रीट करने हैं या बॉडी से एलिमिनेट करने हैं और क्यों करने हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर है, ये वो कंट्रोल सेंटर जानता है। कंट्रोल सेंटर एक्चुअली दैट मेनली वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। मिसाल के तौर पर हम एक जो एयर कंडीशनर है वो लगाते हैं और उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडजस्ट कर देते हैं, तो उस 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो एक फ़िज़िकल मशीन है जो उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही एडजस्ट करती है। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसे बंद कर देती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे ऑन कर देती है। सेम इसी के मुताबिक हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो काम करता है। यहाँ ये बात सबसे अहम है कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर काम कैसे करता है, किस तरह से वो काम करता है। बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स हैं।
उनमें से पहला जो पार्ट है उसको रिसेप्टर, दूसरे को कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज इफेक्टर. सो दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रोल सेंटर. फिज़िकल कंट्रोल सेंटर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मैंने अभी जिक्र किया, थर्मोमीटर की यहाँ एग्जांपल है. दैट मॉनिटर्स द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम अ सेट पॉइंट, जो आपने सेट कर दिया उसके ऊपर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 है, 20 है, 50 है, 90 है, समथिंग एल्स जो आप एडजस्ट करते हैं वो टेम्परेचर है जो आपने सेट किया. एंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, और वो थर्मोमीटर जिस चीज़ ने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए काम करना है, उसको सिग्नल भेजता है कि बाहर टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है. तो उसे हम कहते हैं, जिसकी तरफ ये मैसेज जाता है उसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं. टू टेक एक्शन बाय स्विचिंग ऑन हीटर और कूलिंग यूनिट इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉप और राइज इन अ टेम्परेचर कंपेयर टू सेट पॉइंट. उस सेट पॉइंट के अगेंस्ट जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ या टेम्परेचर में कमी हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हीटर है या कूलिंग पॉइंट है उसकी तरफ मैसेज जाता है, जिसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं. सिमिलर टू इट इन लिविंग सिस्टम देयर इज़ अ सेट पॉइंट इन टेम्परेचर रेगुलेटेड एंडोथर्मिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, खुद से हीट प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनको हम एंडोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, जिनमें बर्ड्स और मैमल्स स्पेशली शामिल हैं. तो रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस हमारी बॉडी में. स्किन के अंदर मिसाल के तौर पर बात कर लेता हूँ कि जिल्द के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, अगर आपकी स्किन को एक सुई चुभो दी जाए तो आपको फौरी एहसास होता है किसी चीज़ के चुभने का. तो वो पॉइंट आपकी स्किन के ऊपर जिसने उस चेंज को, उस सुई की चुभन को महसूस किया, वो रिसेप्टर होगा. तो इसी तरह से बॉडी के ऊपर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में टेम्परेचर अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, उसको नोट करने के लिए, मेटाबोलाइट्स अगर कम या ज़्यादा हों उसको नोट करने के लिए, वाटर की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन अगर कम या ज़्यादा हो उसको नोट करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं. ये रिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज रीड करने के बाद ये कन्वे कर देते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ. और आम तौर पे हमारे केस में पूरी बॉडी का अगर जिक्र करें तो कंट्रोल सेंटर जो है वो हमारा दिमाग है, ब्रेन है. और फिर ब्रेन उस पर काम करता है, नेसेसरी जो एक्शंस हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करता है कि शिवरिंग करनी है या कपड़े पहनने हैं या जो है वो गर्मियों के मौसम में पानी का ज़्यादा इंटेक करना है. तो ये कंट्रोल सेंटर जो है उसके डिसीजंस हैं. मैसेज को रिसीव करने के बाद वो इसके बारे में पैगाम जारी करता है, और उस पैगाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी बॉडी का जो पार्ट है उसको इफ़ेक्टर्स कहते हैं. और वो इफ़ेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो वाटर है, जो मेटाबोलाइट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो मेंटेन होती हैं. सो इट मीन्स कि कंट्रोल सेंटर जो है, कंट्रोल सिस्टम जो है जानदारों की बॉडी में जो रेगुलेशन का काम करता है, जो होम्योस्टेसिस का काम करता है, वो कंट्रोल सेंटर 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है. एक वो पार्ट जो मैसेज को रिसीव करता है, चेंज को नोट करता है, जिसको मैं रिसेप्टर कह रहा हूँ, और वो दूसरा पार्ट जिसको वो रिसेप्टर इन्फॉर्म करता है कोई भी तब्दीली करने के लिए, उसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं. और वो कंट्रोल सेंटर सोचने के बाद जो मैसेज कन्वे करता है, जिस पार्ट की तरफ मैसेज कन्वे करता है, जो एक्शन करता है उसको कंट्रोल करने का, दैट इज़ कॉल्ड एज इफ़ेक्टर. ये तमाम काम जो है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना, कम होना, उसे मेंटेन करना, पानी का अगर बॉडी में कम है तो पेशाब से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना बॉडी के अंदर ताकि पानी की कमी ना हो जाए, ये एक सिस्टम के मुताबिक चलता है. उस सिस्टम को हम फीडबैक कहते हैं. फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक का मतलब होता है किसी एक्शन के होने के बाद उसका रिस्पॉन्स लेना, उसके बारे में जानना कि ये किस तरह का था. ये पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक हो सकता है. मतलब जो एक्शन हुआ उसी का जो उसी के बारे में आगाही जो है वो फीडबैक होती है.
अब अगर हम देखें तो ये एक डायग्राम हमारे सामने है। इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो इसका जो होम्योस्टेसिस कंट्रोलिंग सिस्टम लोअर फ्लक्चुएशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस वो कंडीशन है जो बॉडी में आने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको रिड्यूस करती है। अगर आप देखें तो ऊपर एक डबल हेडेड एरो है जिसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और नीचे जो है वो फ्लक्चुएशन इन वाइड रेंज लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये एक बॉक्स आपको नज़र आएगा जिस बॉक्स के दरमियान में 2 सेल पड़े आपको नज़र आते हैं। तो ये वाला लाइन के अंदर 2 सेल जो बाउंड्री है इसकी वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है और बाहर का जो सिस्टम है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर आप देखें तो जो बाउंड्री है उसके ऊपर एक कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है उसने। तो कंट्रोल सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर आने वाली तब्दीलियों को, लेकिन उनको माइनर रेंज में रखता है। तो इसी तरह से आप देखें 2 सेल्स उसने ड्रॉ किए हैं। एक सेल जो है, अगर सेल की बाउंड्री का जिक्र करें तो जो वाइट एरिया है वो इंटरनल या इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर का माहौल है, जबकि जो इसी बाउंड्री के अंदर येलो कलर, लाइट येलो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ रिस्ट्रिक्ट फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, या कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है। ये वाला जो येलो एरिया है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है। तो हम 2 लेवल पे इसे कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो पूरी बॉडी के अंदर और बाहर के माहौल के साथ कंट्रोल करना बॉडी का, और दूसरा बॉडी के हर सेल का अपने अंदर और सेल के बाहर पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल करना। तो मेन ये कि हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि वो 2 जगह पे कंट्रोल कर रही है चीज़ों को। इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो आने वाली शदीद तब्दीलियों से अपने आप को महफूज बनाती है। ये इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर आज हमने ज़िक्र किया कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से माहौल के अंदर आने वाली जो तब्दीलियां हैं उनको कंट्रोल करती है, और किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो आने वाले जो एनवायरनमेंट हैं, तब्दील होने वाला जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अपने आप को मेंटेन करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वाटर है उस पानी को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, हम उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मीन रेगुलेशन ऑफ वाटर विद इन दी बॉडी, लेकिन हम यहाँ विद स्पेशल रेफरेंस टू सेल बात करेंगे कि जिस तरह से डेफिनेटली सेल जो है वो एक यूनिट है लाइफ का, तो एक यूनिट होने के नाते वही काम परफॉर्म करता है, वही एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो एक्टिविटी हमारी पूरी बॉडी परफॉर्म करती है। नो डाउट बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है एक लेवल पे, जबकि सेल के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी रेंज कम है। लेकिन अगर पूरी बॉडी वाटर को रिटेन करने की सलाहियत रखती है तो एक सेल भी रिटेन करने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह से सेल जो है वो किस तरह से फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। आम तौर पे सेल पानी और जो साल्ट है उन दोनों को कंट्रोल करता है। ये बात याद रहे कि जो सेल है वो आम तौर पे अपनी चेंजेस को कंट्रोल करता है इंट्रा सेलुलर को, बाहर के माहौल के अगेंस्ट। बाहर का माहौल जितना भी तब्दील हो, सेल अपनी तब्दीलियाँ अपने अंदर उतनी नहीं लेके आता। तो सेल का जो मीडियम है, यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी अहम है याद रखने के लिए। एक्चुअली सोल्यूशन का अगर हम जिक्र करें तो सोल्यूशन के अंदर एक साल्ट होगा और दूसरा जो है वो वाटर होगा। चूँकि पानी जो है वो साल्ट को डिज़ोल्व करेगा अपने अंदर, तो पानी को हम सॉल्वेंट कहते हैं, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। और सोल्यूट जो है वो पानी में हल हो जाता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। साल्ट, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी, उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। अब ये बात जहन में रखनी है कि चाहे वो सेल के अंदर की बात हो रही हो, सेल के बाहर की बात हो रही हो, बॉडी के अंदर बात हो रही हो, बॉडी के बाहर बात हो रही हो, जिस जगह पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे हाइपर
हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी उसे कहेंगे हाइपोटोनिक, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो। relative concentration of solute if less is called as hypotonic and if the relative concentration of solute is more is called as hypertonic। लेकिन जहाँ पे सोल्यूट जो है वो इनसाइड और बाहर की तरफ दोनों में बराबर हो, हम कंपैरेटिव बात कर रहे हैं, अगर बाहर दोनों बराबर हो तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक। आपके सामने ये एक तस्वीर है, अगर आप इस पिक्चर को बड़े गौर से देखें तो इस तस्वीर के अंदर उसने लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो नीचे कैप्शन ए और हाइपोटोनिक लिखा है और सेल वो कहता है कि वो टर्जिड है, फूला हुआ सेल है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन, नमक की जो है वो कम रखी है एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर का मीडियम। यहाँ दो तरह के मीडियम है, एक ब्लू कलर में मीडियम आपको नज़र आता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है, जबकि एक वाइट कलर का मीडियम है जो सेल के अंदर है उसे इंट्रा सेलुलर कहते हैं। अगर सेल के बाहर ब्लू कलर के एरिया में पानी कम होगा, सोल्यूट कम होगा, साल्ट जिसे मैं कह रहा हूँ, तो उस मीडियम को कहेंगे हाइपरटोनिक। अगर यही साल्ट बाहर के माहौल की निस्बत अगर मैं वाइट एरिया में कम करूँगा तो वो भी हाइपरटोनिक होगा। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम बाहर का जो माहौल है उसकी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मीडियम है सेल के बाहर का है वो हाइपोटोनिक है, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कदरे कम है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर के फ्लूइड की निस्बत। जब हम इस सेल को जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस पानी के मीडियम की निस्बत इसमें एडजस्ट करेंगे तो जो कि साल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाहर के मीडियम की निस्बत, तो जिधर साल्ट की कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी उस तरफ मूव करेगा। तो पानी किधर मूव करेगा? डेफिनेटली सेल के अंदर की तरफ। जब पानी सेल के अंदर की तरफ मूव किया तो इसको हमने कहा सेल जो है पानी एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो गया, फूल गया। जबकि दूसरी साइड पे चलते हैं, सेंटर में कैप्शन बी देखें तो आइसोटोनिक है, बल्कि पहले सी देखते हैं। राइट हैंड साइड पे कैप्शन में हाइपरटोनिक है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टॉनिक से यहाँ मेरा मुराद है सोल्यूट। इसका मतलब क्या है कि ब्लू कलर का जो एरिया है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और वाइट कलर का जो एरिया है वो इंट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर का। तो हाइपरटोनिक मीडियम एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है, सेल के बाहर का। तो इसका मतलब है सेल के बाहर अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो कंपैरेटिवली सेल के अंदर कम होगी। चूँकि बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैंने कहा था कि पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन जिधर साल्ट होगा उधर मूव करेगा, तो डेफिनेटली पानी सेल से निकल के बाहर के मीडियम की तरफ आएगा, क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक है। आपको याद होगा जब हमने ऑनियन एपिडर्मिस के सेल्स लिए थे और हमने उसके ऊपर साल्ट वाला पानी डाला था तो सेल श्रिंक हो गए थे, पानी उन सेल से निकल गया था। फिर हमने उस पर हाइपोटोनिक डाला, लेस साल्ट वाला, तो डालने के बाद वो सेल दोबारा अपनी असली पोजीशन पे चले गए। तो इस सेम कंडीशन ये है कि बाहर का माहौल जो है वो हाइपरटोनिक है और अंदर का जो सेल के अंदर का मीडियम है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी जो है वो अंदर की जानब से बाहर को निकलेगा और सेल जो है पानी को लॉस करने के बाद श्रिंक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये सेल जो है वो फ्लैसिड सेल है या श्रंकन सेल है। तो इसका मतलब है अगर बाहर के मीडियम में साल्ट ज़्यादा हो तो पानी सेल से बाहर निकल आता है, अगर बाहर के मीडियम में साल्ट कम हो तो पानी सेल के अंदर चला जाता है। बेसिक फैक्टर ये हुआ कि जिधर कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा होगी सॉल्वेंट उधर को मूव करेगा। तीसरी डायग्राम बी सेंटर के अंदर मौजूद अगर आप देखें तो इसमें उसने नॉर्मल सेल लिखा है। इसका मतलब है कि ब्लू कलर का जो एरिया है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और वाइट कलर का जो एरिया है इंट्रा सेलुलर मीडियम, दोनों में साल्ट की या सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, वो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे ये बात शो हो रही है कि ना पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है ना पानी सेल के बाहर निकल रहा है। लेकिन बात कुछ यूँ है कि पानी कंटिन्यूसली
सेल के अंदर से बाहर भी निकल रहा है और अंदर से बाहर भी जा रहा है, लेकिन दोनों की एंट्रेंस और एग्ज़िट की जो अमाउंट है वो बराबर है। तो इसलिए सेल अपना जो एक मखसूस वॉल्यूम है वो मेंटेन किए हुए है। तो इसलिए बात करने का मतलब ये था कि बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन ना हो तो वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होती। तो इसलिए जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब हमें डायरिया हो जाता है, तो हम जो है वो ORS लेते हैं या दूसरी चीज़ें लेते हैं, इसलिए कि अंदर बॉडी के जो सोल्यूट है, साल्ट है या दूसरे जो मिनरल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और उस कंसंट्रेशन